In previous video we have discussed about the safety of nuclear reactor। तो इसमें हम लोग मोस्टली पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि कंट्रोल रॉड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस कर लिए थे कि कंट्रोल रॉड जो है आपका एक्टिनाइट या लेंथनाइट जो है इसमें हम यूज करते थे। ठीक है, उसमें से जो भी उस एलिमेंट ब्लॉक के जो भी एलिमेंट थे उसको हम यूटिलाइज कर रहे थे। इसेंशियल सर्विस वाटर के बारे में बात किए थे कि इसेंशियल सर्विस वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके सिस्टम है। ठीक है, पीछे नीचे भी हम जो बात किए हैं कि भाई उसमें इमरजेंसी कूलिंग के लिए, ठीक है, यानी उनका जो आपका कोर सिस्टम है, प्रेशर वेसल है, जो कंटेनमेंट आपका स्ट्रक्चर है, उसको जो है इमरजेंसी कूल करने के लिए जो है सर्विस वाटर की ज़रूरत है। ठीक, फिर बहुत डिटेल हम लोग बात किए थे इमरजेंसी कोर सिस्टम को। ठीक है, जिसमें आपका हाई प्रेशर था, ऑटोमेटिक डिप्रेशराइजेशन था, लो प्रेशर कूलेंट, कोर स्प्रे सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहीं पे हम लोग इसको रोक दिए थे। क्या था ये डिस्कस हो, आइसोलेशन कूलिंग भी हो गया था। इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है, ये चल रहा था। तो इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए सडनली आपका पूरा का पूरा प्लांट जो है शट डाउन कर गया, ठीक है, आपने प्लांट को बर्स्ट होने से बचा लिया, रोक लिया, तो इनकेस प्लांट तो रन नहीं कर रहा है, तो प्लांट रन नहीं करेगा तो कहीं भी आपके पास अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल सोर्स होना चाहिए ना। तो अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल सोर्स तो डीजल जनरेटर। ठीक है, तो अल्टरनेट इलेक्ट्रिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो सप्लाई करने के लिए नहीं, कम्युनिटी को हमको नहीं सप्लाई करना है। ठीक है, प्लांट से ही सप्लाई हो रही थी, तो आप अल्टरनेट के लिए बस माने उस प्लांट में इलेक्ट्रिकल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उस बिल्डिंग में जो प्लांट लगा हुआ है वहाँ के बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को एनर्जी देने के लिए हम डीजल जनरेटर, मोटर जनरेटर, फ्लाई व्हील्स और बैटरीज को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर इन सिस्टम्स की हम बात करें तो ये सभी सिस्टम एक जगह नहीं रहता है, मतलब किसी भी एक प्लांट में ये तीनों चीज़ हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब किसी एक को यूज़ करेंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो बैटरी से काम चल जाएगा। ठीक है, यानी आप कोई भी लेड बैटरीज को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेड की यूज़ कर सकते हैं, चाहे लिथियम आयन की ड्राई बैटरीज भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि हाईली इफिशिएंट है। ठीक है, और लाइट वेट, हाई इफिशिएंट, हाई एनर्जी प्रोडक्शन उसका है। ठीक है, तो आप लिथियम आयन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो प्लांट के ऊपर है कि प्लांट में किस अमाउंट में आप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स के बारे में वो तो हो गया। ठीक है, इन्वेस्टर चाहेंगे तो लिथियम आयन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर फंड कम है तो आप जो है आप क्या कर सकते हैं कि बैटरी लेड का बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बैटरीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेड बैटरीज़, चाहे लिथियम आयन बैटरीज़, चाहे और भी आपके कैडमियम निकल बैटरीज़ हैं। ठीक है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, चूँकि इतने फैमिलियर ये सब नहीं है। डीजल जनरेटर की बात करें, अगर मीडियम साइज़ कोई प्लांट है तो मीडियम साइज प्लांट में अब डीजल जनरेटर जो है हाईली इफिशिएंट है इस केस में। ठीक है, डीजल ऑपरेटिंग जो भी आपके पास जनरेटर्स हैं उसको आप इमरजेंसी प्लांट को जो है एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीजल जनरेटर का है। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट देखिए, अगर हम अदर दो पॉइंट यानी ए और सी पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये उन प्लांट के लिए है जो एक निश्चित यानी कांस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डिमांड जितना है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन है और उतना ही सप्लाई है। ठीक है, तो उस केस में आप डीजल जनरेटर और बैटरी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपके पास आपका प्लांट कोई बड़ा है, ठीक है, कोई लार्ज प्लांट है, ठीक है, तो उस प्लांट में क्या है कि जो जितना आपका डिमांड है, ठीक है, उस डिमांड से जो है उस डिमांड से ज़्यादा क्या करते हैं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है बहुत ज़्यादा है, जितना डिमांड तो ठीक है, डिमांड एक कांस्टेंट है, लेकिन प्रोडक्शन क्या है हाई है। तो आप सप्लाई कितना करेंगे, जितना डिमांड है उतना आप सप्लाई करेंगे, बाकी जो आपके पास एक्सेस एनर्जी बच रहा है, ठीक है, उस एक्सेस एनर्जी को तो वेस्ट तो करेंगे नहीं। ठीक है, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट हम डिस्कस किए थे, वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में।
तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में हम लोग फ्लाई व्हील के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लाई व्हील में एक्चुअली होता क्या है। इसके प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लाई व्हील एक रोटेटिंग या मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करने वाला सिस्टम है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकली इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसमें ये रोटेट करने वाला ये आपके रोटेटिंग ड्रम कह लीजिए, चाहे रोटेटिंग पिस्टन कह लीजिए, ये शेफ्ट से अटैच्ड है। यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस बेयरिंग दो लगे हुए हैं जिस पे ये पूरा शेफ्ट जो है रोटेट करेगा। ठीक है, आप मोटर के थ्रू क्या है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोटर ये रोटेट करेगा। तो ये पिस्टन क्या है, पिस्टन भी मैकेनिकल एनर्जी इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पिस्टन में जो बेयरिंग हम बात कर रहे हैं वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, और ये पिस्टन के अंदर जो है ये एयर नहीं रहेगा। ठीक है, वैक्यूम इसमें करते हैं, एयर को पूरा हम अब्सेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं अब्सेंट? क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर मीडियम में अगर वो रन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर मीडियम में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या है, एक ड्रैग फोर्स जो है लगता है। ठीक है, एयर नहीं लगाता है, एयर से जो फोर्स आ रही है वो ये ऑब्जेक्ट उसको प्रिवेंट करता है। तो ये ड्रैग फोर्स क्या है, एक रिएक्टिव फोर्स है। ठीक है, यानी उस एयर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को या फोर्स को ये रजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये है ड्रैग फोर्स। अब चूंकि अब ये रिएक्टिव फोर्स अगर ये पिस्टन द्वारा लगाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे जो मैकेनिकल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे क्या है, रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। आप सोचेंगे कि हमने एक निश्चित क्वांटिटी में जो है इसको एनर्जी दिया, तो इन फ्यूचर जितना हमने एनर्जी दिया उतना मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसमें वैक्यूम नहीं रखते हैं और इसमें फ्रिक्शनलेस आप जो है बेयरिंग नहीं लगाते हैं, तो इन फ्यूचर ज़्यादा समय बाद जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, बाकी पूरा एनर्जी आपका ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह ले एनर्जी लीकेज, ये एनर्जी लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रिक्शनलेस बेयरिंग का यूज करते हैं और वैक्यूम चैम्बर यूज करते हैं जिसमें एयर नहीं है। ठीक है, ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, तो ये हैं आपके फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील ऐसे प्लांट में यूज करते हैं जो अगर एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस प्लांट से, तो उसको हम जो है स्टोर कर लेते हैं इस मोटर जनरेटेड फ्लाई व्हील्स में। ठीक है, तो फ्लाई व्हील्स में ये पिस्टन जो है या कंटेनर जो है ये कंटिन्यूस रन करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। इन फ्यूचर हमको जब रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे, जनरेटर को इसमें हम अटैच कर देंगे। ठीक है, जिससे हम, ये रहा मोटर व्हीकल, सॉरी मोटर जनरेटर व्हील्स, फ्लाई व्हील्स। तो अगर हम डीसी जनरेटर और बैटरीज़ की अगर हम बात करें, तो ये स्मॉल और मीडियम साइज़ जो प्लांट हैं उसको उसमें यूज करेंगे। ठीक है, जो एक कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी जितना डिमांड है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील्स की बात करें तो ये वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे। तो जिन जगहों पे हाई अमाउंट में अगर प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे हम मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील्स का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर स्टोरेज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, स्टोर टू इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो कंटेनमेंट के बारे में देखिए, बार बार हम लोग कंटेनमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि कंटेनमेंट सिस्टम जो है आइसोलेट होना चाहिए, पूरे अच्छे तरह बना होना चाहिए। ठीक है, कंटेनमेंट सिस्टम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो कंटेनमेंट सिस्टम यही है। तो कंटेनमेंट सिस्टम क्या है, इसके अंदर हम जो है आपका कह लीजिए कि कोर प्रेशर, कोर सिस्टम इसमें रहेगा, रिएक्टर वेसल इसमें रहता है। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा कह लीजिए
रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या है चेन रिएक्शन होता है न्यूट्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो पूरा का पूरा कह लीजिए अगर कंटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये पूरे रेडियो एक्टिव जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है ये टोटली एटमॉस्फेयर से आइसोलेट करके रखता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो कंटेनमेंट सिस्टम में पहला पॉइंट क्या लिखा है, फ्यूल क्लैडिंग। फ्यूल क्लैडिंग की अगर हम बात करें तो फ्यूल क्लैडिंग यानी यूरेनियम, फ्यूल क्या आपका इसमें इस सिस्टम में यूरेनियम। तो यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम क्या है नेचर में जो है बहुत ही ग्राउंड के नीचे मिलता है, ठीक है, मतलब इसको माइनिंग करना पड़ता है। अगर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की अगर हम बात करें तो पहले जो है हम न्यूक्लियर टेलिंग करते हैं। न्यूक्लियर टेलिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियर रिसोर्सेज एट द डीप अर्थ सोर्स। इवन कह लीजिए कि ये चट्टानों के बीच जो है दबे होते हैं, ठीक। और यूरेनियम भी अगर माइन करके जब आता है तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आपका स्टोन के पार्ट हो गए, ठीक है, सैंड हो गया, सिल्ट हो सकता है, क्ले हो सकता है, अदर मिनरल्स उसके अंदर अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। तो जो भी यूरेनियम आपको मिलेगा वो सभी क्या करते हैं एक जगह हम उसको कलेक्ट करते रहते हैं। तो उसी कलेक्शन पॉइंट को ही क्या है हम यूरेनियम टेलिंग कहते हैं, ठीक है। माइन करते हैं, उसके बाद क्या है जो भी यूरेनियम आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसको हम इनरिचमेंट करते हैं, ठीक है। इनरिचमेंट करने के बाद क्या है, इनरिचमेंट करने का मतलब क्या है कि जो यूरेनियम है उसको हम जो है तो जो भी हमको यूरेनियम मिलता है वो क्या है कंटामिनेटेड फॉर्म में होता है, तो उसको क्या है उसको हम इनरिचमेंट करते हैं। इनरिचमेंट का मतलब ये है कि यूरेनियम को हम यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड यानी U3O8, ठीक है, U3O8 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, U3O8। उसके बाद क्या है जब इनरिचमेंट करने के दौरान में जो है उसको हम एक और फॉर्म में करते हैं यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड करने का मेन पर्पज़ ये है कि देखिए हर एक एलिमेंट का उसके आइसोटोप्स भी होते हैं, तो यूरेनियम का भी आइसोटोप्स है, ठीक है। जैसे यूरेनियम 235 मेन कंटेंट हो गया, उसके बाद यूरेनियम 237 है, 238 है, ठीक है। तो इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए इसको हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस करके क्या है हम जब यूरेनियम को यानी आइसोटोप सही थे जब उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, यूरेनियम 238 को अलग, ठीक है, यूरेनियम 238 को अलग कर लेते हैं, ठीक है, फिर 237 को अलग कर लेते हैं, ऐसे 235 को अलग कर लेते हैं, ठीक। तो क्या है क्लैडिंग का मतलब क्या कि जो आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में जो भी आपका यूरेनियम आया उसमें एक सेरामिक की लेयरिंग करते हैं, ठीक है। सेरामिक लेयरिंग करने का मेन तात्पर्य ये है कि देखिए नेचर में जो भी एलिमेंट्स हैं इस धरती पे इस अर्थ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो अगर वो एयर के कांटेक्ट में या एटमॉस्फेयर में कहीं भी एक्सपोज है, ठीक है, तो क्या होता है उसका वेदरिंग होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की फेरस, तो आयरन क्या है अगर लंबे समय तक एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो क्या होता है उसका डिग्रेडेशन यानी कोरोजन होता है, ठीक है। एयर में जो भी मॉइस्चर है उसके साथ वो रिएक्शन करके क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका क्षरण होता है कोरोजन के थ्रू। उसी प्रकार यूरेनियम भी अगर एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा उसका डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा। वो अलग चीज़ है कि रेडिएशन इमिट करेगा, एटमॉस्फेयर को वो कंटामिनेट करेगा, ठीक है, रेडिएशन उसमें फैला देगा। लेकिन क्या है आपको फ्यूल के तौर पे यूज़ करना, उसको वेस्ट तो करना है नहीं है, आपके पास टेक्निक है प्रोसीजर है तो उसको सेव करिए। तो फ्यूल क्लैडिंग का मतलब क्या है कि जो आप प्योरेस्ट फॉर्म जो है आपने बनाया है यूरेनियम को जो आपने प्योरीफाई कर दिया है उस पर क्या करते हैं हम ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए उस पर हम एक सिरामिक के लेयर कर देते हैं, ठीक है। सिरामिक मतलब क्ले का कह लीजिए या कोई भी इनर्ट मैटर का जो है एक लेयरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद एक थिन मेटल का शेप जो है या फिर मेटल की एक रैपिंग कर देते हैं,
ठीक है, ताकि एक रॉड शेप में आ जाए या फिर पैलेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्यूल क्लैडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपका रिएक्टर वेसल। तो रिएक्टर वेसल क्या है, रिएक्टर वेसल जो है ये आपका ओवरऑल कंपोजिट पार्ट है, जिसमें हम कंट्रोल रॉड, यूरेनियम फ्यूल्स और जो वर्किंग फ्लूइड का पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है वो आपका पूरा रिएक्टर वेसल है। ठीक है, जो ये आपका किस में पाया जाएगा, ये पूरा कंटेनमेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही पूरा होगा। ठीक है, और रिएक्टर वेसल को बनाने के लिए कहते हैं कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको सेव करने के लिए हम जो है स्टेनलेस स्टील का जो है पूरा का पूरा कह लीजिए कि थिक लेयरिंग का जो है पूरा सिस्टम इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टर वेसल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका है प्राइमरी कंटेनमेंट। ठीक है, कंटेनमेंट क्या था आपका, जैसे कि कुछ इस तरह का एनवेलप बना हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर आपका रिएक्टर वेसल, कोर सिस्टम था। ठीक है, वाटर आपका कुछ इस तरह फ्लो हो रहा था, फिर यहाँ से आपका ये टरबाइन के पास जा रहा था। ठीक है, ये आपका कंडेंसर चैम्बर है, फिर इसमें ऐसा था वर्किंग फ्लूइड। तो देखिए ये क्या था, ये आपका ये जो हम बता रहे हैं जो आइसोलेट कर रहा है, ये पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर रहा है, ये क्या है, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए पहले से बात होता आ रहा है कि कंटेनमेंट स्ट्रक्चर जो कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, इसके बाद टर्सरी भी हो सकता है। ठीक है, ये जितना आप सेफ्टी करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर कैचिंग है। तो प्राइमरी कंटेनमेंट या सेकेंडरी कंटेनमेंट की बात करें तो हम मोस्टली प्रीफर करते हैं, देखिए आप प्राइमरी में चाहें तो कंक्रीट की जगह आप स्टील भी यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील। देखिए इवन रिएक्टर वेसल तो आपका स्टेनलेस स्टील है, उसके बाद आप चाहें तो प्राइमरी कंटेनमेंट को भी स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं, वो हाईली सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन खैर हम लोग जो है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, जो भी M82 एबव, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट नहीं यूज करते हैं, M82 एबव जो भी आपको उसमें डिज़ाइन जो भी होगा उसमें हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कंटेनमेंट की बात करें तो प्राइमरी कंटेनमेंट भी आपका क्या है, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का होगा, सेकेंडरी भी आपका अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का होगा। ठीक, कोर कैचिंग भी क्या है, ये भी कह लीजिए फाउंडेशन है, इसको भी क्या करते हैं हम अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का ही बनाते हैं। तो प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो आपका रिएक्टर वेसल होगा और आपका जो है जो कोर सिस्टम होगा उसको हम उसमें अटैच करेंगे। साथ ही साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें छोटे छोटे प्रेशर नोजल्स, यानी जो जो पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कोर सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए जो है इसमें आप जो है क्या करते थे, हाई प्रेशर जो है कूलेंट सिस्टम यूज़ किए थे, लो प्रेशर कूलेंट सिस्टम, डीप्रेशराइजेशन सिस्टम जो है इन्वॉल्व किए थे। तो ये सारा सिस्टम आप कहाँ लगा रहे हैं, प्राइमरी कंटेनमेंट सेकेंडरी कंटेनमेंट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे प्रेशर नोजल्स, स्पार्जर्स, ठीक है, ये सब लगे हुए हैं, कूलेंट सिस्टम। ठीक, जो आप इसेंशियल वाटर सर्विस सिस्टम जो आप चूज़ किए थे लेक वगैरह, वहाँ से आप वाटर को विड्रॉ करते हैं और इस सिस्टम में पैड कराते हैं। तो ये रहा प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम, इसके ऊपर हम लगाते हैं सेकेंडरी कंटेनमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सभी सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपको अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ का बनाना है, कंक्रीट का बनाना है। कोर कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर कैचिंग क्या है, कोर कैचिंग आपका कह लीजिए बेस है, ये फाउंडेशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है, अरे गलत हो गया, एक मिनट, ये आपका एक कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो फाउंडेशन है ये बहुत थिक बनाते हैं, जो नीचे है ये कोर बैचिंग इसी को कह रहे हैं, ये है आपका कोर बैचिंग। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है, ये जो जो आपको इतना थिक दिख रहा है, जो बेस कह लो, तो ये क्या है, ये बहुत थिक बनाते हैं। क्यों थिक बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर इन केस जो आपका जो रिएक्टर वेसल है, ठीक है, आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया, यानी इमरजेंसी कोर वाटर सिस्टम हो गया, चाहे आपका और भी जो सिस्टम थे वो अब काम नहीं आए। ठीक है, जो इमरजेंसी सिस्टम थे, एक मिनट,
तो कोर कैचिंग क्या होता है? कोर कैचिंग जो है आपका एक थिक जो है लेयर होता है, ठीक है। ये कंटेनमेंट नीचे एक थिक हाई स्ट्रेंथ का लेयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए सारे सिस्टम अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है, अब जो भी सिस्टम डिस्कस किए हैं, ठीक है, सारे सिस्टम फेल हो जाने के बाद क्या होगा कि जब अनकंट्रोल्ड बर्निंग होगा, ठीक है, जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है हीट लिबरेट करेगा। जैसे क्या होगा कि जो भी आपका स्टेनलेस स्टील का आप जो भी कंटेनर प्रेशर वेसल कोर प्रेशर जो भी बना है कोर सिस्टम, वो सब क्या करेगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो अगर मेल्ट हो गया, ठीक है, तो मेल्ट हो जाने के बाद क्या है कि पूरा का पूरा मेटल क्या है इसी सरफेस पे गिरेगा, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम अगर थिन रहता है, थिक की जगह थिन रहता है, तो क्या होगा कि जब इतने कह लीजिए कि मोल्टेन मेटल अगर इस पर जब जो है कांटेक्ट में आएगा, तो क्या करेगा, क्रैक होने के जनरेट हो जाएंगे, क्रैक होने के चांसेस होंगे, ठीक है। जब क्रैक हो सकता है, जब क्रैक होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, यानी रेडिएशन लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। यहाँ से जब क्रैक होगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, क्रैक और एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा कह लीजिए ये सिस्टम जो है जब एक बार क्रैक जनरेट हुआ तो ये पूरा कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा तो रेडिएशन क्या है एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी आप सेफ्टी पर्पज़ लेके चल रहे थे, सेफ्टी को हम करेंगे, वो सब कुछ क्या है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं कि अगर सारे सिस्टम फेल हो जाएं, ठीक है, फेल हो जाने के बाद भी क्या है हमको रेडिएशन से बचाने के लिए ये कोर बैचिंग जो है, ये कोर बैचिंग क्या है, इसको हम बहुत ही अच्छी तरह देते हैं, ताकि मतलब हाईली थिक करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, ताकि अगर ये सिस्टम मेल्ट भी हो जाए तो जो जो आपका कह लीजिए बेस है वो क्रैक ना हो, ठीक है, उसको पूरा पूरा मेल्टेड मेटल को क्या है वो उसको कैरी कर सके, ठीक है, इसीलिए इसको हाईली थिक हम बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका ओवरऑल जो है सेफ्टी के पॉइंट से जो है पूरा प्रोसेस था, ठीक है। तो पूरा जो है टॉपिक को फिर से कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपको कंट्रोल रॉड की, तो ये कंटिन्यूस रन करता रहता है, ठीक है। कंट्रोल रॉड फेल हो जाने के बाद अदर जो सभी प्रोसेस हैं ये सभी क्या है एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इमरजेंसी इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी जब प्लांट आपका ओवरऑल कह लीजिए कि पूरा प्लांट जो है यानी ये सभी एक्टिवेट होंगे। इमरजेंसी इलेक्ट्रिक सिस्टम यानी प्लांट आपका जो है शट डाउन हो गया है, तो उस केस में जो है हम डीजल मोटर और बैटरी से जो है क्या करेंगे, इमरजेंसी सप्लाई देंगे प्लांट को, ठीक है। एक्सेस एनर्जी है तो उसको क्या करेंगे, फिर से कम्युनिटी को सप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी मैकेनिकल एनर्जी से, यानी फ्लाईव्हील में जो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर की है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कम्युनिटी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा का पूरा ओवरऑल सिस्टम जो है यही आइसोलेट कर रहा है, ठीक है। तो कंटेनमेंट सिस्टम में ये सभी पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। प्राइमरी कंटेनमेंट, सेकेंडरी और कोर कैचिंग, यानी ऑन लास्ट अगर हम बात करें सब सारे जो है सिस्टम फेल हो जाने के बाद, ठीक है, ये कोर कैचिंग ही जो है, यानी पूरा जब सिस्टम आपका जो न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है, जो चेन रिएक्शन है, जो मेटल्स हैं, ओवरऑल मिल डाउन होने के बाद क्या है आपका वो उसी कोर कैच ही रिसीव करेगा। तो कोर कैच अगर जो है वीक होगा तो क्या है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, कंटेनमेंट सिस्टम का जो है ब्रेक कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, जिससे रेडिएशन क्या है एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर ठीक है ओवरऑल अगर सिस्टम फेल भी होता है तो कोर कैचिंग हम कुछ इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि जो रेडिएशन है कम से कम वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड ना करे, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट किसी पॉइंट की, तो ऐसा कोई नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी सभी न सभी किसी सभी पॉइंट को किसी हर जगह जो है काम आ रहा है, ठीक है। सभी पॉइंट कहीं ना कहीं जो है आपके रिएक्टर को सेव कर रहे हैं, ठीक है, चूँकि न्यूक्लियर रिएक्टर के हम पहले ही वीडियो से बात कर रहे हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव ये प्लांट है, बहुत ही हाईली रिस्की है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस में इन्वॉल्व, तो ये सभी प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनमें कोई भी प्रोसेस को कम नहीं आंका जा सकता है।
हाँ, वो अलग चीज़ है कि हर एक प्रोसेस मतलब हर एक प्रोसेस के फेल्योर के बाद जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कोर कंट्रोल रोड तो हमेशा जो है काम आएगा, हमेशा जो है कंटिन्यूअस 24 आवर ये रन करता रहेगा, ठीक है। इसके फेल हो जाने के बाद बाकी ये सभी पॉइंट्स जो है अपने आप एक्टिवेट होंगे, ठीक है। ये सभी बारी बारी अपने काम को जो है काम करते रहेंगे, ठीक। उसके बाद आपका एनर्जी जो ये कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम, आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम, इमरजेंसी यानी अब देखिए यहाँ तक क्या है, यहाँ तक सब कुछ हो चुका, प्लांट आपका शट डाउन हो गया। तो उस केस में क्या है आपका, उस प्लांट को यानी जो भी आपका जो इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वहाँ पे इमरजेंसी एनर्जी को सप्लाई करने के लिए ये सभी काम आएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, यानी ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद आपका ओवरऑल रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए कौन प्रोसेस है, कंटेनमेंट सिस्टम, ठीक है। ठीक है, हमारा ओवरऑल प्लांट बस्ट कर गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट मोस्ट कह लीजिए हमको अपने रेडिएशन से अपने एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करना मेजर रोल हो जाता है कि ये सिस्टम क्या करे, एटमॉस्फेयर को रेडिएशन से कंटेमिनेट होने से बचा ले, ठीक है। तो बाकी ये जो प्रोसेस दिख रहे हैं, जो प्राइमरी कंटेनमेंट सिस्टम, सेकेंडरी कंटेनमेंट सिस्टम और कोर कैचिंग, ठीक है, तो यहाँ तक ही प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट मान लीजिए नहीं हुआ तो कोर कैचिंग ओवरऑल मान लीजिए मेल डाउन हो गया, तो मेल डाउन होने के बाद क्या है, जो जो भी आपका मोल्टेड मटेरियल आएगा, मेटल आएगा, वो जो कोर कैच रिसीव करके उसको रोकने की कोशिश करेगा कि क्रैक ना हो, रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर में ना स्प्रेड करे, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा था सेफ्टी का, यानी न्यूक्लियर सेफ्टी का पॉइंट, सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ओके, ओके, बाय।